Welcome all my dear online students. So in the previous session we have completed our all the properties कि डेल एच क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन डेल एच एंड डेल यू भी हमने देख लिया था। तो अब तक आपका थ्योरेटिकल बेसिस जो है वो कॉन्सेप्चुअली पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। नाउ यू हैव टू सी द एप्लीकेशन पार्ट कि आखिर इन्हें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि फ्लॉट में हमें इन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो फ्लॉट की बात तो हमने काफ़ी बार कर ली है, बट उसका फाइनली एक स्टेटमेंट लिख लें। तो हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी को हम लोग शॉर्टकट में फ्लॉट FLOT बुलाते हैं, ठीक है। फ्लॉट केवल इतना सा बोलता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फ्लॉट, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। एनर्जी कैन नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम, it can only be converted from one form into another, ठीक है। इसे केवल आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो, बट न इसे क्रिएट कर सकते हो, न ही आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। या इनडायरेक्टली और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित है, अगर हिंदी में बोले, ठीक है ना। हिंदी इतना आपको खैर आता नहीं होगा, मुझे भी उतना तो नहीं आता, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ के ना, कभी कभी हिंदी मीडियम बैच भी पढ़ा लेते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित है, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है बेटा, जो हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्म पर जाए कि आखिर जो हमने बोला था वो आता कहाँ से, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म बस सिंपल सा इतना है आपका कि मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है। इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी इनिशियल U1 है, ठीक है ना। तो थ्योरी जो हमने पढ़ी है उसके हर जगह यूज इस सेंस में होगा कि हमें पता है इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। तो हमें स्टेट फंक्शन है, तो ये मेरे सिस्टम की फर्स्ट स्टेट है, और उस पर हमने बोल दिया कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1। अब हमारे सिस्टम ने क्या करा, Q जो है इट इज़ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। आपके सिस्टम ने Q अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करा है। तो डेफिनेटली अगर इसने Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करा है तो इसका एनर्जी कंटेंट जो होगा वो पहले से क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ मान लीजिए W जो है हमारा, इट इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम, इट इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपने सिस्टम के ऊपर कुछ काम करा, ठीक है। ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम, तो डेफिनेटली द एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम विल अगेन इंक्रीज। तो एनर्जी कंटेंट सिस्टम का फिर से बढ़ गया। गॉट इट, चमक रहा चीज़ें, क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले से उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, फिर क्यों इसने हीट भी एब्जॉर्ब कर ली सराउंडिंग से, साथ में हमने कुछ इसके ऊपर वर्क भी कर दिया। अब इन सब चेंजेस की वजह से सपोज फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है दैट विल बी इक्वल्स टू U2। तो अब अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगा दूं कि एनर्जी को ना तो क्रिएट करा जा सकता ना डिस्ट्रॉय, के लिए आपने इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला है, तो दैट मीन जो मेरे सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 होगी
इट विल बी इक्वल्स टू U1 जो पहले से उसके पास एनर्जी कंटेंट था, प्लस Q जो उसने हीट एब्जॉर्ब करी है, क्योंकि ये भी उसका एनर्जी कंटेंट बढ़ा रहा है, ये इंटरनल एनर्जी में ही तो स्टोर हो रहा है जाके, ठीक है ना, प्लस W, ठीक है ना। ये जस्ट लाइक उसी तरीके से कि आपके पास आप हो, मतलब अपने आप पे ले लें, जल्दी समझ में आ जाएगा कहानी। हमें तो चीज़ें समझने से मतलब है कि आपके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है। अब आपने एक पिज़्ज़ा भी खा लिया, एक पैटीज भी खा लिया, ठीक है ना, कितना बड़ा या छोटा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी साइज़ क्या, कितनी भूख है आपको, बट इंटरनल एनर्जी आपकी, अगर आपने पिज़्ज़ा खाया तो कुछ इंटरनल एनर्जी सिस्टम की आपकी बढ़ गई, साथ में आपने पिज़्ज़ा के साथ पैटीज भी खा लिया तो उसने भी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी जो होगी वो इनिशियल जो थी प्लस जो आपने एब्जॉर्ब करा उन सब का सम, हमारे लिए यहाँ पर Q और W था, ठीक है। तो दैट मीन आई कैन से कि U2 माइनस U1 इक्वल्स टू Q प्लस W, ठीक है ना। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि थ्योरी का यूज़ हर जगह चल रहा है बेटा। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन था, आपने उसे U2 U1 लिखने का आपके पास अधिकार है। Q और W दे आर डिफाइंड ओनली व्हेन सिस्टम फॉलोस ए पाथ, तो यहाँ से आई कैन से कि डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू Q प्लस W। ये आपका प्लॉट का मैथमेटिकल फॉर्म, या इसको अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो यू विल से कि du विल बी इक्वल्स टू dq प्लस dw। ये है हमारा स्टेटमेंट या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्लॉट, जो ऑलरेडी हम काफ़ी बार बोलते हुए तो आ रहे हैं, बट उसका डेरिवेशन के आखिर आता है कहाँ से, ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है। अब इसको लगाने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस हैं बेटा, ऐसा नहीं कि हर सिस्टम के लिए प्लॉट एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले क्या कंडीशंस हैं प्लॉट को लगाने के लिए, सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज सिस्टम। दूसरा, ठीक है ना, क्लोज नहीं होगा तो उससे क्या होगा बेटा, उसका मास चेंज होगा, इतना तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, और मास चेंज होगा तो फिर इंटरनल एनर्जी तो मास डिपेंडेंट है, ठीक है ना। हीट भी एक तरह से मास डिपेंडेंट है, अलग अलग सब्सटेंसेस का मास अगर अलग अलग होगा तो उनका 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको हीट भी अकॉर्डिंगली उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम होने से मास कांस्टेंट हो जाएगा। सेकंड, हमने पहले ही बोल दिया था कि सिस्टम जो होना चाहिए वो शुड बी एट रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, ठीक है। और हमने यहाँ पर अभी W को मान एज्यूम करा है, इट इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W की जगह यहाँ पर, जैसे है ना, हो सकता है कई बुक्स में क्वेश्चन गिवन होता है तो वो बोल देता है कि Q amount of heat is absorbed by the system and W is work done by the system, then change in internal energy is given by। इस तरह से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, तब आपका आंसर होगा डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू Q माइनस W। तो अभी यहाँ पर आपको, ठीक है ना, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तो हर चीज़ को आपको विथ साइन रखना है, और हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन आपको सभी का बता दिया है, ठीक है। मान लीजिए मैं छोटा सा एक आधा इलस्ट्रेशन भी लूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमसे बोल रहा है सिस्टम एब्जॉर्ब्स 100 कैलोरी ऑफ हीट, a system absorbs 100 calorie of heat and does 209 जूल ऑफ वर्क। छोटा सा एक बेसिक क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, एंड डस 209 जूल ऑफ वर्क। आपसे कह रहा है कैलकुलेट ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आपसे बोल रहा है इसका डेल्टा U बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, प्लॉट लगाना है बेटा, बट बी केयरफुल। अब क्या बी केयरफुल से प्लॉट लगाना है, सिंपल सा, कई बार हम ध्यान नहीं देते बेटा। यहाँ यूनिट है कैलोरी, यहाँ यूनिट है जूल, तो ये आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। और 1 कैलोरी हमें पहले से पता है बेटा, 1 कैलोरी इज़, है ना, जैसा देश वैसा भेष। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको अपना आइडिया भी लगाना होगा। जैसे नॉर्मली हम लोग 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल लेते हैं, बट एक्चुअली उसकी वैल्यू 4.180 होती है। और जैसा देश वैसा भेष क्यों बोला सर आपने, हमें तो हजम नहीं हुआ। ये 209 है बेटा,
जो 418 का 418 का एग्जैक्टली हाफ है। तो इस वजह से थोड़ा सा देख के अपना IQ लेवल भी आपका साथ में चलेगा। तो इससे Q जो होगा आपका वो प्लस का, ठीक है ना, 100 इंटू 4.18 मतलब 418 जूल हो गया। और वर्क की बात करें, 10 बोला है मतलब सिस्टम काम कर रहा है, तो माइनस का 209 जूल। और अब हम लोग बस प्लॉट लगाते हैं। तो आप प्लॉट का बेसिक फार्मूला हमेशा यही ध्यान रखें बेटा, बस इसमें इतना केयरफुल रहें कि विथ साइन हर चीज़ को रखें, है ना। तो डेल्टा U आपका प्लस का है। हाँ, अब प्लस को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, प्लस को ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखा मैंने 418 प्लस W को विथ साइन मैंने माइनस 209 रखा। तो इसलिए हमारा नेट आंसर हो जाएगा कितना, 209 जूल। मतलब आई कैन से कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज बाय 209 जूल, ठीक है। तो ये है प्लॉट। एक छोटा सा क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, बट अब इसी की हमें एप्लीकेशन समझनी है। तो अब हमारा है ना पूरा, अब जो भी पोर्शन बाकी है बेटा वो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। और न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है, क्या हेडिंग है अब हमारा, एक्चुअल हेडिंग है आपका कैलकुलेशन ऑफ, किस किस की कैलकुलेशन, जो चारों पैरामीटर आपने पढ़े हैं, डेल एच, डेल यू, क्यू एंड डब्लू फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेसेस के लिए हमें इन चारों पैरामीटर्स की कैलकुलेशन को समझना है। और ये हमें समझ में आ गया, हमें फॉर्मूले तो पता है बेटा, ठीक है ना। अब इसमें मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि प्लॉट मतलब इनफैक्ट पूरी थर्मोडायनेमिक्स में बेटा आपको एक्चुअली तो 6 पैरामीटर ही कैलकुलेट करना है। 4 आपके सामने आ चुके हैं, इन चारों का पूरा इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन एक्सक्यूज मी आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। अब इन्हीं को हमें कैलकुलेट करना सीखना है बेटा अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। और फिर जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 बोल दें अगर समझने के लिए, ये पार्ट 1 मान लेते हैं हम लोग, तब हमें 2 नए पैरामीटर गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी को समझना है। ज़्यादा वेटेज इन फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री में बात करूं तो गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी का है, क्योंकि बाकी 3 तो U, Q और W आप फिजिक्स में भी पढ़ लेते हो। तो थर्मोडायनेमिक्स से जो प्रॉपर क्वेश्चन है आजकल जो JEE का ट्रेंड चल रहा है वो आपको, ठीक है ना, फिजिक्स में ही मिलते हैं। यहाँ पर G, H और S के ऊपर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अलग अलग प्रोसेसेस के लिए हमें करना है, इसमें भी केस 1, है ना। केस 1 है आपका क्या, चेंज ऑफ स्टेट। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने बोला ही है आइडियल गैस का चेंज ऑफ स्टेट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे सिंपल वही है। अगर आपने उसमें कमांड कर लिया तो ऑलमोस्ट 85 to 90% क्वेश्चंस, और उसमें कमांड की कोई ज़रूरत ही नहीं बेटा। जितनी थ्योरी मैंने आपको इतने एलोबरेट वे में पढ़ाई है बस वही है, अगर उसे बस आपको अप्लाई करने आ गया। चेंज ऑफ स्टेट मतलब आपका सिस्टम अपने स्टेट वेरिएबल्स, है ना, मान लो P, V और T, इन्हें चेंज कर रहा, ठीक है ना। स्टेट चेंज हो रही हुई है, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही, नेचर चेंज नहीं हो रहा है ना। उनको हम लोग फिजिकल चेंज को पार्ट केस 2 बनाएंगे, और केमिकल चेंज मतलब केस 2 हम लोग केमिकल चेंज कर लेंगे क्योंकि वो रिलेटिवली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और केस 3 हम लोग करेंगे आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। तीनों करना है। अब चेंज ऑफ स्टेट भी हमें पता है कि तीनों के लिए हो सकता है बेटा, तो इसका भी केस 1 है हमारा आइडियल गैस, इसका भी केस 1 जो है हमारा वो है आइडियल गैस, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही समझा दूं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जैसे ही आइडियल गैस आ गया, ठीक है ना, तब आपने सिस्टम अपना फिक्स कर दिया है। व्हाट इज़ योर सिस्टम, आइडियल गैस। और अगर आपका सिस्टम आइडियल गैस है तो आपके पास यू हैव the right to use PV equal to nRT, and in each and every question
इन्वॉल्विंग आइडियल गैस। तो ये आपके पास एक एडिशनल इक्वेशन जब आपको ज़रूरत पड़े यूज़ करने का अधिकार है कि आप PV इक्वल टू NRT को यूज़ करिए, ठीक है। दूसरी बात बेटा, टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें तो हम लोग हमेशा क्लोज सिस्टम लेंगे। क्लोज सिस्टम लेने का मीनिंग क्या हो गया कि इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे आपके कांस्टेंट, ठीक है। अब तीसरी बात क्या कि निकालना तो ये चारों पैरामीटर्स हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या कि अगर सिस्टम आइडियल गैस है तो वो दुनिया की कोई भी प्रोसेस फॉलो करे, डेल्टा U का फॉर्मूला तो फिक्स है, दैट इज NCV डेल्टा T, है ना। प्रोवाइडेड हमने CV को इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर माना, जो होता भी है, ठीक है ना। डेल्टा H का फॉर्मूला फिक्स है NCP डेल्टा T। इसीलिए हमने एक एक फॉर्मूले को पूरा बाकायदा सफिशिएंट समय लेकर, ठीक है ना। मैं इतना समझ रहा हूँ बेटा कि मैंने थ्योरी इतने डेप्थ में पढ़ाई है कि 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा हो चुका है जितना मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ, बट उसका पर्पस भी है बेटा, क्योंकि उसी 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा से आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको अब इसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कैलकुलेशन तो रहती है बेटा, उसे कैसे अवॉइड करें। उसे अवॉइड करने का तरीका है बेटा कि आपको दोबारा, ठीक है ना, एक बार अगर डेल यू पूछ लिया है, मान लो जी किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वैसे तो आजकल का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो कोई एक पैरामीटर ही पूछेगा, इधर डेल एच या डेल यू या क्यू या डब्ल्यू। हम लोग चारों कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, ठीक है। और मेरा अगला पॉइंट ये है कि अगर डेल यू डेल एच दोनों पूछे हैं तो एक बार आपने डेल यू कैलकुलेट कर लिया है तो डेल एच के लिए अपना टाइम खोटी न करें, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है कि CP बाय CV इक्वल्स टू गामा। तो उससे मैं चाहूँ तो CP की जगह क्या लिख सकता हूँ, है ना। उससे मैं चाहूँ तो मैं CP की जगह लिख दूंगा N इंटू गामा CV इंटू डेल्टा T, ठीक है। मतलब मैं गामा को बाहर ले लूँ तो NCV डेल्टा T, दैट मीन डेल्टा H को मैं सीधे गामा टाइम्स ऑफ क्या कर दूंगा, डेल्टा U। तो ऑब्वियसली मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी तो बचेगी बेटा, यहाँ पर तो थोड़ी सी लेंदी जाएगी। तो बूंद बूंद से, ठीक है ना, बूंद बूंद से क्या बोलते हैं, घड़ा भरता है। तो एक एक 2-2 सेकेंड भी आपका बचाना आपके लिए, है ना। आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन में सर आपने 10 सेकेंड बचा दिया तो कौन सा ऐसा बेनिफिट हो गया, बट आप ऐसा समय 20 क्वेश्चन में बता दीजिए तो 200 सेकेंड का मतलब 3.5 से 4 मिनट हो जाते हैं बेटा, जो आपको एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन करने का एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसमें भी एक चीज़ और बता दूं कि हो सकता है बेटा कि आपको CV की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में ना गिवन हो, तो हम लोग CV का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इसलिए पुराने फॉर्मूले थोड़े से याद होना ज़रूरी है। क्या था CV का फॉर्मूला, भले मैं नीचे से अलग से लिख दे रहा हूँ, CV इज़ R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है ना। CP इज़ गामा टाइम्स ऑफ CV अनलेस अदरवाइज मैंशनड। हमने सब एक एक चीज़ मैंने डेप्थ में पढ़ा दी है, ठीक है, कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को जब तक मेंशन ना हो क्वेश्चन में आपको एब्सेंट मानना है, और अगर उसे एब्सेंट मानोगे तो मैं गामा की वैल्यू को भी फिर से याद दिला दूं। गामा विल बी 5/3 फॉर मोनो एटॉमिक, ठीक ना। गामा विल बी 7/5 फॉर डाया एटॉमिक और LPA दैट इज लीनियर पॉली एटॉमिक, एंड गामा विल बी 4/3 फॉर NPLA। ये सब मैं लिखा चुका हूँ। अब जो फाइनली आपको बस आइडियल गैस अगर आपका सिस्टम है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ 85 to 90% में होगा, उनमें बस इतना ही लगाना है, ठीक है। तो ये गामा आपको याद होना कंपलसरी है। ये 2 एक्स्ट्रा फार्मूले, मतलब हमारे लिए किसी भी प्रोसेस का जो डेल्टा U आइडियल गैस दुनिया की किसी भी प्रोसेस को क्यों ना फॉलो करे, उसका डेल्टा U हमेशा nRT2-T1 अपॉन गामा -1 से निकलेगा। उसका डेल्टा H, है ना, प्रोसेस जो भी हो बेटा, ये 2 फार्मूले हर प्रोसेस के लिए फिक्स है। रीज़न क्या है, ये दोनों हैं स्टेट फंक्शन, है ना। इसलिए एक एक चीज़ का हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। स्टेट फंक्शन का मीनिंग ही था बेटा कि इनका जो चेंज होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेल्टा U का मतलब है U2 - U1। अब U फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में आते वक्त आपने कौन सा पाथ फॉलो करा है, स्टेट फंक्शन को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और जब उसे कोई लेना देना नहीं है तो डेल U और डेल H का फॉर्मूला, है ना,
स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर CV और यहाँ CP आते ही कंफ्यूज हो जाता है कि सर, है ना, ये तो CV आ रहा है। ये मैं अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा परेशान नहीं होते, सर यहाँ CV आ रहा है, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए नहीं। ये थ्योरेटिकल पार्ट में इंटरनल एनर्जी अगर आप भूल गए तो दोबारा एक बार देखें कि ये फार्मूला खुद बना है, हमने वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं डाली थी बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम की, ठीक है ना। तो इस वजह से इससे कंफ्यूज ना हो। दुनिया की हर प्रोसेस, आइडियल गैस कोई भी प्रोसेस फॉलो करे, del U और del H केवल इन्हीं दो फार्मूलों से निकलेंगे। और इसमें भी, ठीक है ना, एक चीज़ है, मतलब अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने बोला है आपसे गलती करवाना चाहे कि del U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T is always applicable for calculating delta U for change of state of ideal gas for any process, तो ये स्टेटमेंट फिर फॉल्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। या अगर कंडीशन पूछ ले कि अंडर विच कंडीशन del U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T इज एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेटिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस फॉर एनी प्रोसेस, तो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि CV शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। नॉर्मली हमने बोला है बेटा कि CV और CP टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं, बट स्पेशली अगर वो कंडीशन पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है। तो इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ अब आपसे कि ये दो तो अब आपको याद हो गए कि आइडियल गैस देखते ही इन दोनों के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं, 4 में से 2 पैरामीटर निकल आए। वर्क का फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और वो फिक्स है, दैट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV लिमिट्स फ्रॉम V1 से V2, है ना। अब इसको अभी मैं, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है बेटा। क्यों है जनरल फार्मूला? क्योंकि वर्क इज़ ए पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन है तो वर्क डिपेंड करेगा कि आखिर आपने अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करा है, इसलिए ये जनरल फार्मूला है। इसको प्रोसेस से भी लेना देना होगा, जो मैं बस साइड में चालू करने जा रहा हूँ आपके लिए। और एक बार W भी निकाल लिया, फिर Q को निकालोगे किससे? प्लॉट से, बस। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ बेटा कि इतनी सिंपल सी चीज़ें तो अब आप कर सकते हो। अगर आपको इतनी चीज़ें याद हैं तो अब आप देख लीजिए कि क्वेश्चंस आप जो आए, जिस तरह का क्वेश्चन आए, आप बड़ी आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो केस 1 आइडियल चेंज ऑफ स्टेट था, उसका भी 1 आइडियल गैस था। अब इसमें हम 5 प्रोसेस करेंगे बेटा, है ना। इसकी पहली प्रोसेस मान लीजिए मैंने ले ली आइसो, पहले चलो सिंपल लेते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस ले लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते ही क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते ही आपका वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब आपकी जो प्रोसेस हो रही है वो एक क्लोज रिजिड कंटेनर में हो रही है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब dV शुड बी इक्वल्स टू 0। dV बोलो या डेल्टा V बोलो 0, ठीक है। मतलब, ठीक है ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया बेटा, दैट मीन सिस्टम केवल किस किस को चेंज कर रहा होगा? प्रेशर और टेम्परेचर को। सिस्टम इज चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर POT। तो इस वजह से जब आपका सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करेगा, ये मान लीजिए स्टेट 1 है उसकी, और उससे वो कोई पाथ फॉलो करते हुए किसी नई स्टेट 2 में जा रहा है, तो जब ये इसी नई स्टेट 2 में जा रहा है, पहली बात तो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है बेटा? वो एक ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है जिसमें वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट। क्लोज होने की वजह से नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गए? कांस्टेंट। अब उसके कौन कौन से वेरिएबल्स चेंज होंगे? केवल प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहाँ पर उसके वेरिएबल्स हो गए P1 T1, यहाँ पे उसके वेरिएबल्स हो गए P2 T2, ठीक है। एक एडिशनल इक्वेशन, इन फॉर्मूलों के अलावा जो एडिशनल इक्वेशन हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज़ करनी पड़ सकती है, वो पहली तो है बेटा PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। दूसरी कि इनडायरेक्टली अगर n भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो फ्रॉम PV इक्वल्स टू nRT, अगर V कांस्टेंट, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो हमारे लिए एक और इक्वेशन एडिशनली बन रही है, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब आई कैन से P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। और अगर आप इसे गैसियस स्टेट से लिंक करो, है ना, क्योंकि मेरी एक
अच्छी आदत है कि मैं एक चैप्टर में दूसरा चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा तो रिकॉल करते चलता हूँ, ताकि आपको लिंकिंग एबिलिटी बेटा ना। जेई मेंस का पैटर्न है कि वो अगर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है तो सॉलिड स्टेट ही पूछेगा, जे एडवांस का क्वेश्चन है तो वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, आयनिक मिक्स कर देगा, काइनेटिक्स मिक्स कर देगा, जो भी। तो अगर हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं बेटा तो मेंस लेवल भी समझते चल रहे हैं, एडवांस के लिए मिक्सिंग, अगर आप इसे गैस स्टेट से मिक्स करोगे तो इनडायरेक्टली ये कौन सा लॉ है, इट इज़ गैलुसैक्स लॉ, है ना, याद करिए आइडियल गैस में हमने पढ़ा था। व्हाट इज गैलुसैक्स लॉ? गैलुसैक्स लॉ है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन स्केल में रखना है। हाँ, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो बेटा डेल्टा टी, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दोनों स्केल्स में सेम होता है, ठीक है, बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखना होता है। तो ये गैलुसैक्स लॉ भी हो गया, ठीक। अब अगर मैं इसके चारों पैरामीटर बोलूँ तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया बेटा, डेल यू किस फॉर्मूले से, एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, ये पहला पैरामीटर आ गया। डेल एच किस फॉर्मूले से, एक्चुअल फार्मूला है NCP डेल्टा टी, बट हमने बोल ही दिया बेटा, क्या बोल दिया कि अगर हम डेल यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम सीधे गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू करेंगे। वर्क के लिए ज़रूर मैंने बोला जैसी प्रोसेस होगी वैसा आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फॉर्मूले फिक्स केवल दो चीज़ों के हुए हैं बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन करने चाहूँ माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 P dV, तो आपने पहले ही बोल दिया है कि प्रोसेस कौन सी है बेटा, आइसोकोरिक। तो dV 0 हो गया और dV 0 हो गया, तो यहाँ से आपका वर्क 0 हो गया। और अगर वर्क 0 हो गया तो डेल्टा U ही आपका किसके बराबर होगा, Q के, दैट इज़ कहाँ से, फ्लॉट से। इसलिए याद करिए, मैंने बार बार आपको स्ट्रेसफुली एक एक चीज़ थ्योरी में समझाइए कि कभी भी वो आपसे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछे तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमेशा डेल्टा यू होता है, वो फ्लॉट से ही प्रूफ ऑलरेडी शायद मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ बेटा। कहाँ करा है, मैं हर चीज़ याद भी दिलाते चलूँगा आपको, मोलर हीट कैपेसिटी में, ठीक है ना, और फिर से यहाँ पर प्रूफ भी कर रहा हूँ, मतलब है ना। अभी से बता दूँ बेटा, केवल एक ही प्रोसेस है ना, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें चारों पैरामीटर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी हिंट अभी से सुन लें, है ना, ताकि आपको एक मेंटली चीज़ें याद रहें। आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, इनमें चारों पैरामीटर निकालने की ज़रूरत ही नहीं। इनफैक्ट आइसोथर्मल में तो केवल एक ही पैरामीटर निकालना है, चारों अपने आप आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी इनडायरेक्टली तो थर्मोडायनेमिक्स जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा डरता है ना, इनडायरेक्टली तो आपको केवल एक पैरामीटर डेल यू निकालना है, वर्क अपने आप 0 है, डेल यू ही क्यू हो चुका है, और डेल्टा एच आपका गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, कहानी ख़त्म, ठीक ना। ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब कोई भी क्वेश्चन आए आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ग्राफ हम पहले भी बना चुके हैं बेटा, बट दोबारा बनाने में मुझे, है ना, कोई शर्म नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही होगी। किस किस के ग्राफ, P वर्सेस V, V वर्सेस T, P वर्सेस T, क्योंकि हमने जो पहले बनाए हैं उसे काफ़ी टाइम हो गया है। और हिंट भी दे दूँ, क्या हिंट दे दूँ कि टोटल हमने पॉलीट्रॉपिक के तो नहीं बनाए थे अभी, 4 जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, चारों के लिए PV, VT, PT ग्राफ बनाए थे। टोटल 12 ग्राफ हुए थे, इसमें से आपको मैंने याद करवा दिया था तभी। ग्राफ कन्वर्जन भी मैं शायद आपको प्रीवियस क्लासेस में करवा चुका हूँ कि आउट ऑफ दिस 12 ग्राफ 8 स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है, 4 कर्वेचर ग्राफ है, ठीक है ना। एडियाबेटिक के ऑल 3 ग्राफ्स आर ऑफ कर्वेचर नेचर, और उसके अलावा केवल आइसोथर्मल ऐसा है जिसका PV ग्राफ कर्वेचर है, ठीक है। मत इतना अगर हमें याद है तो कहानी ख़त्म, ठीक है। अब जो प्रोसेस हो बेटा, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस है V कांस्टेंट, तो जहाँ पर भी V आ रहा है उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपको बताया था पैरेलल, तो दिस विल बी पैरेलल टू V एक्सिस, P एक्सिस हो रही है ना, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, ठीक है। एरो अप मतलब मान लीजिए मैं पॉइंट A से किसकी तरफ जा रहा हूँ, पॉइंट B। VT ग्राफ कैसा होगा, फिर वॉल्यूम आ चुका है, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। और एरो अब राइट में क्यों डाला है, क्योंकि फर्स्ट ग्राफ से
ठीक है ना। फर्स्ट ग्राफ से हमें इंडिकेशन मिल रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, हम बोल रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर को भी बढ़ना ही पड़ेगा। और थर्ड ग्राफ पीटी ग्राफ आपका, ठीक है ना, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये हो गए ग्राफ आपके। अब कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा, है ना, मान लीजिए मैं पहला ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जो भी क्वेश्चन आता है कि आखिर उसे कैलकुलेट कैसे करना है, तो पहला क्वेश्चन है आपका 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस आर heated from 27 degree Celsius to 27 degree Celsius in a closed rigid in a closed rigid container। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट del H del U Q एंड W फॉर द प्रोसेस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि, मतलब नाम की बात करूँ बेटा ना, ये मेंशन नहीं है कि ये कौन आइसोकोरिक प्रोसेस, बट अगेन थ्योरी अगर हमने ढंग से पढ़ी है तो आपको एक जगह एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, साफ साफ लिखा गया है किस तरह का कंटेनर है, क्लोज रिजिड कंटेनर। और अगर क्लोज रिजिड कंटेनर है ना, अगर क्लोज रिजिड कंटेनर है, ये साफ साफ लिखा हुआ एक जगह, मतलब क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है, कुछ नहीं बोला गया है, तो हमने पहले ही बोल दिया था कि हमें तो हर गैस को आइडियली मानना है, तो आपको इसे आइडियल गैस मान के चलना है, पहला पॉइंट। दूसरा, क्लोज रिजिड कंटेनर लिखते ही वॉल्यूम क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, है ना। मैं सॉल्यूशन इस तरफ कर दे रहा हूँ बोर्ड के, तो आपका हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप बोलोगे कि वर्क डन तो हो गया सीधे सीधे 0, कहानी ख़त्म, एक पैरामीटर तो तुरंत आ गया। जस्ट नो आई टोल्ड यू कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेटा कोई एक पैरामीटर पूछेगा, है ना, बट मैं आपको प्रैक्टिस चारों पैरामीटर्स की कराऊंगा हर क्वेश्चन के लिए, ताकि आप कंफर्टेबल रहे, ठीक है, आपको आइडिया रहे। ठीक, तो पहला पैरामीटर उड़ गया। दूसरा पैरामीटर बेटा आप देखें तो T1 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब देखो, पहले मैं आपकी अप्रोच बता दे रहा हूँ या बुक्स की अप्रोच बता दे रहा हूँ, बट है ना, मेरी अप्रोच जो है वो JH मतलब ज़रा हटके है, ठीक है ना। क्या है वो कि आप T1 जो स्टूडेंट्स निकालता है या बुक्स में लिखा होता है 27 को 273 ऐड करके कैल्विन में निकाला 300, है ना। फिर T2 निकाला 227 को 273 से ऐड करा, ठीक है ना। इससे T2 निकाला, दैट इज़ 500 कैल्विन। ठीक है, अब मुझे इतनी लंबी कैलकुलेशन अननेसेसरी नहीं आती। क्यों नहीं आती भैया, ठीक है, भले मैंने फॉर्मूले में NR T2 - T1 अपॉन गामा -1 लिखा है, बट इनडायरेक्टली तो T2 - T1 का मतलब क्या है बेटा, डेल्टा T है। ठीक है, हर जगह छोटा छोटा समय, थोड़ा थोड़ा समय बचा के आप अपना बूंद बूंद से जो घड़ा भरने वाली कहानी है उसे सार्थक कर सकते हो और आप ही का काम आसान होगा। तो T2 - T1 किसके बराबर हुआ आपका, डेल्टा T के। और अभी मैंने आपसे बोला था कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हमेशा दोनों स्केल्स में सेम होता है, तो आप 500 में से 300 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 200 है बेटा, और डायरेक्टली आप 227 में से 27 जो ओरली हो जाता है, ये सब काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तब भी वो 200 ही है। तो इसलिए कहाँ कहाँ समय कैसे कैसे बच सकता है, इसे ध्यान देना कंपलसरी है आपके लिए बेटा, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन है, ठीक है ना। O2 किस तरह की गैस है आपकी, डायटोमिक, तो इसका गामा आपको लेना है कितना बेटा, 5/3, ठीक है। इसका जो गामा लोगे आप वो 5/3 लोगे, ठीक है। हर क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ मैं अभी बोलना भूल गया, बट आपको वीडियो पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करना है बेटा, है ना, फिर उसका सॉल्यूशन देके, क्योंकि अब तक आपको मैं हर चीज़ समझा चुका हूँ। मुझे तो अभी नोट्स आपके और अच्छे बनाने के लिए एक एक चीज़ बोर्ड पे लिखना है, सॉल्व करना है, बट अब आपका ये ड्यूटी है कि आप क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना चालू करें, ठीक है।
गामा हो गया 5/3 बेटा, और ये सब अभी हम कैलोरी में निकाल लेते हैं। तो आप डेल्टा यू निकालो, जो डेल्टा यू होगा वही आपका क्यू भी होगा, ठीक है ना, एंड इट विल बी इक्वल्स टू एन। एन भी आपको निकालना है पड़ेगा, कितना है एन, 80 को डिवाइड करोगे किससे, 32 से, तो इट इज़ 5/2 नंबर ऑफ मोल्स। ये तो आता है ना सभी को निकालना, अब तक कम से कम नंबर ऑफ मोल्स में तो हम कंफर्टेबल होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। गिवन मास को डिवाइड करो उसके मोलर मास से, मतलब आपने 80 को डिवाइड करा 32 से 5/2, ठीक है। अब n की जगह रखो बेटा 5/2। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ऐसे हों बेटा जिनका बिल्कुल ही पता ही ना हो जिन्हें चीज़, ठीक है, उनके लिए मैं एक एक चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। r की जगह रखो बेटा 2, ठीक है ना, r अपॉन गामा -1 है ना, तो r मैंने बोली दिया अभी कैलोरी में निकालो, तो 2 नीचे गामा -1 मतलब 5/3 -1, ठीक है ना, और इंटू 200, ठीक। अब देख लो क्या क्या हो रहा है, ये 2 से 2 तो कैंसिल, 5/3 -1 करोगे बेटा ना, आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, इतनी मैथमेटिक्स अब इतना, ठीक है, बेस बाकी चीज़ों में भले वीक हो, कैलकुलेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो ये होगा 2/3 और 3 नीचे से कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो इट इज़ 3 ऊपर नीचे 2 इंटू 200, ठीक है, ये हो गया 100, मतलब आपका 1500 कैलोरी, दैट मीन आई कैन से 1.5 किलो कैलोरी, ठीक है। तो क्लोज रिजिड कंटेनर देखते ही आपने वर्क डन को सीधे बोला 0, ठीक, डेल यू और क्यू बराबर हो गए, ये हो गया। अब डेल एच, कहानी खत्म बेटा, डेल एच सीधे किससे निकालोगे, गामा दैट इज़ 5/3 इंटू डेल्टा यू, तो ये हो गया सीधे सीधे 2.5 है ना किलो कैलोरी, खत्म कहानी। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जेई में, ठीक है, जेई मेंस के क्वेश्चन तो कन्फर्मली इसी टाइप के होंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा, मान लीजिए वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट डेल एच, डेल यू, क्यू एंड डब्ल्यू फॉर फॉलोइंग process performed by 1 mole, performed by 1 mole of an ideal gas, ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए उसने अगर आपको इस तरह का दे दिया है कि एक ग्राफिकल क्वेश्चन बना के देने की कोशिश करी बेटा उसने ना, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, सॉरी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना के दे दिया है उसने, ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना के दे दिया है, ठीक है। और वो ग्राफ कुछ उसने इस तरह से दिया है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एरो नीचे है, टेम्परेचर उसने बोल दिया है केल्विन में है, यहाँ का टेम्परेचर बोल रहा है 100 केल्विन, यहाँ का बोल रहा है 400 केल्विन, इस तरह का एक ग्राफ बना के दे दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा बेटा कि अब ग्राफिकल क्वेश्चन, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है तो ग्राफिकल क्वेश्चन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोसेस देखनी है ना। अब इसमें ये केयरफुल ज़रूर रहना, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान देना। इसने क्वेश्चन में खुद ये डॉटेड लाइन दिखा के आगे बढ़ा के दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती, है ना, स्टूडेंट की आदत होती है बेटा कि P वर्सेस T का ग्राफ बस इस तरह का दे दे, वो मानता है कि हर प्रोसेस आइसोथर्मल आइसोकोरिक है। तो ये एक आपके अंदर का मिसकॉन्सेप्ट अभी से निकाल दीजिए बेटा। P वर्सेस T का ग्राफ अगर किसी एंगल पर है तो वो आइसोकोरिक केवल और केवल तभी होगा जब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या हो, आपका ओरिजिन हो। अगर ये स्ट्रेट ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते हो है कि ये ग्राफ, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, फिर यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होनी चाहिए, बट यहाँ पर उसने खुद ही ग्राफ को आगे एक्सटेंड करके दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है।
अभी मैं दोनों क्वेश्चन बेटा एक साथ करा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं पहले जो प्रोसेस समझाऊंगा उसी के ऊपर साथ ही साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन बताते चलूँगा। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन हो सकता है इजी लगेगा, या आपके मन में पहले से आइडिया होगा ही कि सर ये तो पक्का आइसोकोरिक का ही होगा, क्योंकि आप आइसोकोरिक प्रोसेस ही पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो आपका आइडिया बिल्कुल सही है बेटा, उसमें गलत नहीं है। बट एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अपने आप में एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। जेईई मेंस लायक क्वेश्चन तो हैं ये सब जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमने जैसे ही ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का उसने दे दिया है, तो हम तुरंत समझ गए कि ये ग्राफ एक कौन सी प्रोसेस का है, आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ है ना। अब इसमें एक गड़बड़ हो गई है, क्या हमने गैस का नाम नहीं दिया है ना, 1 मोल ऑफ अ, और ऊपर भी हमने एक गड़बड़ कर दिया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है ना। अच्छा, अब ध्यान गया मेरा कि ऑक्सीजन डाया लिखा तो सही था बेटा, बट है ना ये अब ध्यान गया एकदम से। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि वो मेरा ध्यान ही भटक गया था बेटा। ये 5/3 न होकर 7/5 होगा, है ना। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब मैं नीचे जब लिखने जा रहा था मोनो एटॉमिक, तब मेरा एकदम ऊपर ध्यान गया, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कर लेना, जो आपका वैल्यूज में होगा, बस कॉन्सेप्ट तो पूरा सही है। 7/5 - 1 इज 2/5, मतलब ये 5/2 ही होगा, तो ये तो 100 ही रहा। बट आंसर 5 × 5 = 25, 100 मतलब 2.5 किलो कैलोरी हुआ। तो एक मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में मुझसे, और नीचे 7/5 × 2.5, तो इसलिए यहाँ का आंसर हो जाएगा आपका 3.5 किलो कैलोरी। ओके, तो वो नीचे है ना। अब कहाँ से गया ध्यान, अब ये देखिए ना कि हो ही जाता है बेटा। अब वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग कि मेरा ध्यान एकदम से नहीं गया। भले वैल्यूज़ मैंने सब सही लिखी है, ऑक्सीजन डायटोमिक भी मैंने सही लिखा था, बट सडनली उसका गामा में क्यों गलत लिख गया मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि कई बार ऐसा आपसे भी, जिसे आप सिली मिस्टेक कहते हो, आपसे एग्ज़ाम में होती होंगी, ठीक है ना। तो ये मेरे से हो गई, इन्हीं मिस्टेक से आपको बचना है, क्योंकि मुझसे हुई तो मुझे ध्यान भी आ गया बेटा, और मैंने वहीं पर सुधार भी ली। आपसे हुई तो आपके सीधे 4 नंबर जो सही मिलने वाले थे उसकी जगह उल्टे -5 हो जाओगे, तो आपको खूब ज़्यादा फर्क पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। और मुझे ध्यान कैसे आया, तो मैं नीचे अब मैं मोनो एटॉमिक गैस लिखने जा रहा था, इसलिए ध्यान आ गया। 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है। तो इससे मुझे थोड़ा सा क्लिक कर गया, ठीक है। अब बस खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस बोलते ही गामा हो गया 5/3, कोई भी हो। प्रोसेस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखा दी है, तो आपके लिए W तो 0 हो गया। अब फालतू का टाइम खोटी करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, है ना। डेल्टा टी की बात करें, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है तो होना भी उसी उतने ही स्पीड में है। डेल्टा टी की बात करें बेटा, बी केयरफुल, साइन रखना है। यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू -300 होगी, क्योंकि डेल्टा टी हमेशा फाइनल, डेल्टा मतलब चेंज है बेटा, और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से निकाला जाता है। तो ये आपकी फाइनल स्टेट है, क्योंकि एरो डला हुआ है यूँ, ठीक है ना। ये आपकी इनिशियल स्टेट है, तो ये से आप बी की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। तो डेल्टा टी की वैल्यू हो गई कितना आपका -300। अब क्यू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यूवी और डेल्टा यू दोनों बराबर हैं। एन उसने खुद ही दे दिया है बेटा 1, ठीक है ना। गामा हो गया 5/3, कैलोरी में ही निकालो तो 2/5/3 -1, और डेल्टा टी की वैल्यू -300, ठीक है ना। वैसे भी देखो, है ना, आप लॉजिकली भी बोल सकते हो। हमने बात करी है कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। अब अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, हो रही है। 5/3 - 1 इज 2/3, ठीक है ना। तो 2 × 2/3 मतलब 3 नीचे जो ऊपर गया, इंटू माइनस आपका 300, ये 2 और 2 कैंसिल, आपका आंसर -900 कैलोरी, ठीक है। और अगर मैं डेल एच की बात करूँ बेटा, तो इट इज सीधे सीधे गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, तो 5/3 इंटू -900 दैट इज माइनस का 1500 कैलोरी। जब तक नहीं बोला जाए कुछ भी, नॉर्मली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है बेटा, या तो आपको क्वेश्चन वो आर के टर्म्स में ही छोड़ देगा, है ना। कई बार मैंने खूब क्वेश्चन देखे जिनमें आंसर आर के टर्म्स में ही होता है, मतलब -900 कैलोरी की जगह -450 आर, ठीक है। अब आर अगर कैलोरी में हो तो आप उसको 2 रखो, और जूल में हो तो
जूल में भी बेटा मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस दूंगा, है ना। लाइक मान लीजिए जूल में होता, ठीक है ना, तो एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप अपना आंसर नीचे ही मैं बता दे रहा हूँ, आर के टर्म्स में निकालो। डेल्टा यू इक्वल्स टू 1 इंटू आर अपॉन 5/3 माइनस 1 इंटू माइनस 300। इससे जो आपका आंसर होगा बेटा माइनस का 450 आर। तो ये भी एक आइडिया दे दूं कि कई बार क्वेश्चंस में माइनस आर के टर्म्स, मतलब आर के टर्म्स में आंसर होता है। अब कैलोरी होगा तो माइनस 450 इंटू 2 रख दो। तो हर तरह की चीज़ें आपको पता रहे बेटा, ये हमारा पर्पस है। और जूल हो तो जूल में भी आप अपना समय बचाएं फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आपको गंदी आदत पड़ी हुई है जूल की, क्या गंदी आदत, कि आपको पूरा 8.314 लेने की आदत पड़ी हुई है, तो उसमें भी अपना समय बचाएं बेटा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 8.314 आप उसे 25/3 लें, आपका ही समय बचेगा और वो आप अगले क्वेश्चंस में लगा सकते हो। 25/3 इज़ 8.33 और 8.314 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इन जरा सी चीज़ों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है और बड़ी आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। 25 5 जा 125 माइनस का 3750 जूल। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप बचा के, ठीक है ना, अपने समय का अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं दो छोटे से क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। वापस अगला क्वेश्चन ये, कैलकुलेट डेल एच डेल यू क्यू एंड डब्ल्यू फॉर फॉलोइंग प्रोसेस परफॉर्म बाय 1 मोल ऑफ है ना, सब कुछ वही है, 1 मोल ऑफ अ, बस इतना चेंज कर दिया मैंने, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस। 1 मोल ऑफ ए नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस। अब मैंने चेंज ये करा बेटा कि मैंने जो ग्राफ बना के दिया है आपको, वो ग्राफ मैंने आपको P वर्सेस V का बना के दिया है, ठीक है, P वर्सेस V का बना के दिया है इस तरीके। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर है 20 मान लीजिए, है ना, प्रेशर 1 है, यहाँ पर है आपका 11 मान लो। चलो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मुझे तो बस एक आइडिया देना है आपको कि चीज़ें कैसे मॉडिफाई कर सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को गड़बड़ी क्या लगती है, स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है, वो चीज़ें मैं आपके दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है, जैसे आपने देखा बाकी सब कुछ सेम है इसलिए मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है। कैलकुलेट डेल एच डेल यू क्यू एंड डब्ल्यू फॉर फॉलोइंग प्रोसेस परफॉर्म बाय 1 मोल ऑफ अ, आगे का बस नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने ग्राफ को रीड करा तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो इट इज़ अगेन, क्योंकि रीडिंग आपको करनी पड़ेगी बेटा, है ना। अब मुझे तो जो प्रोसेस करवानी है मैं उसी के 3-4 क्वेश्चंस लगे हाथ आपको करवाता चलूँगा टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर। तो हमने सबसे पहले देखा कि आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट, n कितना हो गया आपका 1, ठीक है। नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस है तो गामा हो गया कितना आपका 4/3। सब वैल्यूज इसलिए पहले ही बोल दिए। आप चाहो तो बेटा, है ना, CV सीधे लिख सकते हो। चलो हटाओ, एक ही फॉर्मूला याद रखो नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो तो ये गामा लिखा बेटा। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हमने सीधे सीधे बोल दिया वर्क डन तो कितना 0, ठीक है ना। अब आ जाए बेटा किस पे, डेल यू ही QV के बराबर होगा। जब तक है जान, जब तक है चैप्टर, जब तक पढ़ाऊंगा तब तक बार बार बोलूँगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। और इसलिए बोलूँगा क्योंकि पता है बच्चा बार बार भूल जाता है बेटा। कभी भी किसी क्वेश्चन में वो आपसे कैलकुलेट डेल्टा यू ना बोल के या कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ना बोल के बोल रहा है कैलकुलेट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो आपसे डेल्टा यू ही पूछ रहा है, ध्यान देना। तो अब ये आपका अगर हम देखें बेटा, है ना, तो NR T2 - T1 अपॉन गामा -1। अब स्टूडेंट्स का यहाँ पर कन्फ्यूज़न चालू, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और मॉडिफाई करके दे दिया है। क्या कन्फ्यूज़न चालू कि सर है ना, न T1 दिया है न T2 दिया है। तो दो तरीके हैं बेटा आपके पास इस तरह का क्वेश्चन करने का। पहला तरीका है
कि मैंने आपसे बोला ही है कि आइडियल गैस आते ही आपके पास एक इक्वेशन हमेशा जो यूज़ करने का अधिकार है वो है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो पहला तो तरीका है कि सीधे आप पी वी इक्वल टू एन आर टी को लगाओ, उससे है ना आपको देखो ग्राफिकल रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको इस पॉइंट का एन तो पता ही है बेटा, ये पॉइंट अगर मैं ए मान लूँ तो इसका प्रेशर भी पता है, आपको इसका वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा के आप इस पॉइंट का टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है ना। पॉइंट बी पर लगाओगे तो इस पर भी प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप इसका भी टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछा भी जाए बेटा कि कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल एंड टेम्परेचर आल्सो, तो मैं एडवाइस दूंगा कि पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाना ही है, तो फिर इसी फॉर्मूले से जाओ, पहले पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा दो, ठीक है। बट अगर टेम्परेचर नहीं पूछा है, जैसे राइट नाउ मैंने नहीं पूछा है, तो आप अननेसेसरली T1 T2 अगर निकालते हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना। सर नहीं निकाले तो कैसे करें, उसके लिए आप देखिए मेरी अप्रोच बेटा क्या है। भैया मैं NR-T2 को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ बेटा, NR-T2 को मैं P2 भी लिख सकता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन जो मैं लगाने का बोल रहा हूँ बेटा वो यहीं लगा दो, है ना। चलो ऊपर ही लिख देते हैं। आपने NR-T2 को लिख दिया P2 भी और माइनस NR-T1 को लिख दिया P1 भी, मतलब इनडायरेक्टली इट इज़ P2 माइनस P1 इंटू V अपॉन क्या आपका गामा माइनस 1। थोड़ा तो बेटा अपना भी ये लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं तो आपको केवल थ्योरी समझा सकता हूँ, चीज़ें बता सकता हूँ, उसके बाद थोड़ा आपको भी अपना ये यूज़ करना पड़ेगा। और ये जैसे ही आपने यूज़ करा है ना, अब P2 माइनस P1 इसलिए मैंने 11 कर दिया था, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू हो गई 10, है ना। वॉल्यूम तो लीटर में लिखा हुआ है, प्रेशर मान लीजिए दिया गया है बेटा बार में, ठीक है। तो 10 इंटू वॉल्यूम कितना 20 और गामा है 4/3 माइनस 1। अब बी केयरफुल, ये बार लीटर हो गया, ठीक है ना। हो सकता है नीचे आंसर जूल में हो, ठीक है। तो इंटू मैंने 100 भी कर दिया ताकि जूल में बदल सके, ठीक है। तो आपका डेल्टा यू या क्यू वी का आंसर जो हो गया, आ रही बात समझ में बेटा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के इतने क्वेश्चन तो बुक्स में ही नहीं गिवन होते बेटा, है ना। एक क्वेश्चन कराया आगे बढ़ गए, बट मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम है कि आपको आगे दोबारा मेरी ज़रूरत ना पड़े, आगे दोबारा आपको थर्मोडायनेमिक्स खोल के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, आपका इतना सॉलिड हो जाए, ठीक है। अब इतनी बड़ी वैल्यूज हो बेटा तो किलो जूल में भी तुरंत बदला करो। 100 और इंटू 10 ये 1000 को अलग करके किलो जूल बना दो, ठीक है। और 4/3 माइनस 1 इज़ 1/3, जो नीचे से 3 ऊपर गया तो 60 किलो जूल ऐसे, ठीक है। और एक बार डेल यू आ गया तो डेल एच के लिए तो अभी भी वही फॉर्मूला, गामा दैट इज़ 4/3 ऑफ डेल्टा यू, तो इट विल बी 80 किलो जूल। तो वर्सेटिलिटी इज़ द नेम ऑफ एग्ज़ाम, कि आपको एक चीज़ में कितनी वर्सेटिलिटी पता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। एंड वन एंड मोर फाइनल क्वेश्चन, कि आपको जो मैंने अभी आइडिया दिया है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, आइसोकोरिक का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस is undergoing a process from point A to point B, ठीक है। अब मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, is the given process is isocoric? पहला क्वेश्चन है, given process is isocoric, is given process isocoric? क्या ये प्रोसेस आइसोकोरिक है, मतलब इसमें क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला था बेटा कि P वर्सेस T का ग्राफ अगर स्लैंट लाइन दे दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे आइसोकोरिक प्रोसेस मान ले। हर एक चीज़ कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं हुई तो दिक्कत आप ही को होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसीलिए मैं आपका समय ले रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, कि आपको हर एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली साउंड करा के जाऊँ, ठीक है। यहाँ पर आप अननेसेसरली बेटा, है ना, ऐसा नहीं कि इसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, हाँ अगर आपको करना है बेटा एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं, बट इसे जब आगे बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली ये तो इस तरह से जा रहा है, इसे जब मैंने आगे बढ़ाया तो ये इस तरह से जा रहा है, इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। P वर्सेस T का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो
तो ही वो प्रोसेस आइसोकोरिक होगी, जो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली समझाने की कोशिश करी थी कि यहाँ पर ये उसने खुद शो करके दे दिया बेटा। कई बार स्टूडेंट की क्या आदत होती है, शो भले नो, है ना। इनफैक्ट यू कैन सी हियर ऑल्सो, मैंने जो ग्राफ प्लॉट करा था, ये मैंने जो ग्राफ प्लॉट करा था, ठीक है ना, इसमें मैंने साफ साफ डॉटेड 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 दिखाया है। तो ये कंपलसरी है बेटा, या तो शब्दों में लिखा होगा या बताएगा, जो भी हो, बट ये कंपलसरी ज़रूर है। यहाँ पर उसने नहीं दिया है, अगर आप एक्स्ट्रा प्लोटेशन करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे इस गिवन प्रोसेस आइसोकोरिक, नो, ये प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं, ठीक है। अब उसने ये जरूर बोल दिया फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है बेटा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो नाउ ही इज आस्किंग अगर ये आइसोकोरिक नहीं है तो दैट मीन वॉल्यूम एट पॉइंट ए और वॉल्यूम एट पॉइंट बी, है ना, आइसोकोरिक होती है बेटा। अब जैसे मैंने तो पूछ लिया है, हो सकता है वो नया क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछ लेता कि फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैसेस परफॉर्मिंग अ प्रोसेस एज शोन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 4 ऑप्शन बना देता, VA इक्वल टू VB, VA ग्रेटर देन VB, VA लेस देन VB और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हो गया बेटा, अच्छा क्वेश्चन। आप में से कई स्टूडेंट VA इक्वल टू VB टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में P वर्सेस T का ग्राफ अगर स्लैंट है तो हमेशा आइसोकोरिक घुसी रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे एक्सप्लेनेशन से कम वो आप कचरा आपके दिमाग से निकल चुका होगा कि ये प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है। तो अगर आइसोकोरिक नहीं है बेटा, तो पॉइंट A का वॉल्यूम और पॉइंट B का वॉल्यूम इक्वल नहीं है, तो वो आपसे रिलेट करने को ही बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि पॉइंट A और पॉइंट B के वॉल्यूम को रिलेट करो, ठीक है ना। अब आपको यूज़ करना है बेटा किसे, अब आपको इसे यूज़ करना है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का कॉन्सेप्ट, कि अगर ये मैं इस तरह से करवाता तो ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ है, और इसे करवाता बेटा वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है। मैंने बोला ये हम JEE मेन से चलते हुए JEE एडवांस तक आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये 2 ग्राफ बन गए, दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या है बेटा, ओरिजिन है, यस और नो, ठीक है। आपको वॉल्यूम कंपेयर करना है पॉइंट A और पॉइंट B पर। अब अगर मैं देखूं बेटा, फर्स्ट लाइन किसका स्लोप ज़्यादा है, इस वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है, जबकि इस वाली लाइन का स्लोप क्या है, कम है, यस और नो, ठीक है ना। तो अगर मैं स्लोप कंपेयर करूं बेटा, स्लोप कैसे कंपेयर करते हैं, P/T आइडियल गैस है, ठीक है, P/T की वैल्यू कितना बेटा, NR/V, यही इसका स्लोप है, ठीक है, के। तो वर्सेटिलिटी क्वेश्चंस की होना जरूरी है। अब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है तो N कांस्टेंट, ठीक है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, मतलब वो भी कांस्टेंट, मतलब के जो स्लोप है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वॉल्यूम। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया, जो स्लोप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो चुका है, मतलब जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, सॉरी जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, स्लोप ज़्यादा है उस लाइन का जो पॉइंट A से क्रॉस कर रही है, मतलब VA जो होगा आपका छोटा होगा किससे, VB से। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, पॉइंट A का वॉल्यूम कम है एज़ कम्पेयर टू किससे, पॉइंट B से। तो ये इतने तरह के वेरिएशन वो आइसोकोरिक प्रोसेस में करवा सकता है बेटा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करें। तो हम उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, अब फील आ रहा होगा कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स क्यों बवाल है और करना क्या है। तो ये जल्दी से नोट डाउन करें, हम आइसोबैरिक प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अगर आपने नोट कर लिया तो वी आर मूविंग नाउ टू सेकेंड प्रोसेस, दैट इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसमें मुझे ज़्यादा चेंज नहीं करना है, यहीं पे हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से नए होंगे। तो नाउ आवर प्रोसेस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। कॉन्सेप्ट वही है आपका, जब तक सिस्टम आइडियल गैस है आपके लिए फिक्स हो चुका है कि डेल्टा यू हमेशा किस फॉर्मूले से निकलेगा, NCV डेल्टा टी, डेल्टा एच किस फॉर्मूले से निकलेगा, NCP डेल्टा टी, और उसमें CP CV की वैल्यूज़ आपको सामने मैंने याद करवा दी हैं, गामा की वैल्यूज़ याद करवा दी हैं, ठीक है। तो अब अगर आइसोबैरिक प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बस यहीं पे थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा आपका काम कि आपको तो पूरा लिखना है, जब मैं टीचर था तो, है ना,
पता नहीं क्यों दिल में थॉट चलती रहती थी कि यार मज़े हैं टीचर के, तो थोड़ा सा रब करा, वहीं के वहीं नया काम हो गया। ठीक है, फाइनली मैं टीचर ही बन गया। स्टूडेंट था तो ये दिल में चलता था, जैसे आपके दिल में भी चल रहा होगा कि सर वहीं पे थोड़ा थोड़ा आप चेंज कर रहे हो, तो बिल्कुल है ना, ज़रूरत ही इसी की है बेटा। आपने बोला प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है दैट मीन dP हो या डेल्टा P, इसकी वैल्यू 0। अब आपके जो वेरिएबल्स होंगे है ना, बिल्कुल जरा सा माइन्यूट सा चेंज होगा, वो V और T वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होंगे। ठीक है ना, तो व्हेन सिस्टम विल चेंज इट्स स्टेट, तो वो अपने कौन कौन से वेरिएबल चेंज करेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सिस्टम इज़ चेंजिंग इट्स स्टेट बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, तो उसने वॉल्यूम चेंज करा, V1 T1 से लेकर वो V2 T2 पर गया, स्टेट 1 से स्टेट 2। और जब वो स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ गया तो डेफिनेटली यहाँ पर उसने कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज करी होगी। अब अगर मैं PV इक्वल टू nRT से सोचूं, ठीक है ना, छोटे छोटे से चेंजेस हैं बेटा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन, ताकि आपको भी फीलिंग आ जाए कि हम कोई टिपिकल चीज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं और यही काम आपको करना है। अब प्रेशर कांस्टेंट क्लोज सिस्टम है, तो N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, सो नाउ वी विल से कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस वजह से हमारा जो यहाँ पर एक एडिशनल हमें यूज़ करना पड़ सकता है वो है V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। और ये लॉ का जो नाम है ना, नाउ दिस इज़ नॉट गैलुसेक्स लॉ, याद करिए गैसियस स्टेट में ये कौन सा लॉ हुआ, इट इज़ योर चार्ल्स लॉ। तो इसे हम लोग बुलाते हैं चार्ल्स लॉ। और क्या था स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का, मल्टीपल अगर हम लोग चीज़ों को समझते चलें, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस वजह से थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको इसे यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हमें कभी कभी V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 भी यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, अब बात करें बेटा चारों पैरामीटर्स की, तो डेल यू तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हमेशा एक ही फॉर्मूले से निकलेगा, दैट इज़ nR T2-T1 अपॉन गामा-1। एक बार आपने डेल्टा यू निकाल लिया, अब डेल्टा एच निकलेगा आपका गामा टाइम्स ऑफ किससे, डेल्टा यू से। ठीक है ना, दो पैरामीटर्स अगले ज़रूर चेंज होंगे हमारे, इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है ना, मुझे भी, और साथ ही साथ आपके ग्राफ्स भी चेंज होंगे। तो पहले मैं एक फीलिंग दिलाना चाह रहा हूँ कि क्यों हमारे एक बार हमें प्रोसेस, अगर हमें वेरिएबल समझ में आ चुके हैं थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़, तो उसके बाद हमारा काम क्यों आखिर इतना आसान हो चुका है, और इतनी सी ही थर्मोडायनेमिक्स है आपकी, है ना। अभी टिपिकल चीज़ें हैं, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें, क्योंकि मैंने आपसे बोला है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में वो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में मिलेंगे ना, क्योंकि उनमें आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली डेप्थ ज़्यादा होती है। वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के सेशन में हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस को ख़त्म करेंगे। पहले हम लोग ग्राफिकल टर्म्स में देखें तो P वर्सेस V का ग्राफ, प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू V एक्सिस। मान लीजिए आपका सिस्टम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। V वर्सेस T का ग्राफ, ठीक, आपको मैंने हिंट दे भी दिए बेटा कि अब प्रेशर कांस्टेंट है और V और T आ रहे हैं। एडियाबेटिक के सभी ग्राफ कर्वेचर हैं, आइसोथर्मल में केवल PV ग्राफ कर्वेचर है, बाकी रिमेनिंग 8 ग्राफ स्ट्रेट लाइन के हैं, ठीक है ना। जो चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल वाला होगा, और अगर कांस्टेंट वाली चीज़ अगर आ रही है, लाइक प्रेशर कांस्टेंट था तो वो आ रही है ग्राफ में, नहीं आ रही है तो फिर ऐसा ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसमें आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। पॉइंट्स का ध्यान रखना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पॉइंट A वहाँ पॉइंट B, क्योंकि आप, ठीक है, आपने यहाँ पर बोला है कि आप A से B की डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और सिंस वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और PT के ग्राफ की बात करोगे, फिर से जो चीज़ कांस्टेंट है वो आ चुकी है, और आ चुकी है तो ऐसा ग्राफ है ना, ठीक है, आपका पैरेलल वाला होगा, पॉइंट A से पॉइंट B, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ओके। अब चलिए बात करें बेटा, अभी तो हमने 2 पैरामीटर तो फिक्स है हर प्रोसेस के लिए, बट इकलौती
इनफैक्ट शायद मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था अभी कि इकलौती आइसोबैरिक की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको चारों पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, डेल एच निकाल लिया, डेल यू निकाल लिया, अब वर्क भी आपको निकालना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से निकालोगे वर्क? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, वॉल्यूम कहाँ से लेकर कहाँ तक? V1 से लेकर V2। ओके, तो अब देखिए आपकी आइसोबैरिक प्रोसेस है, मतलब प्रेशर तो क्या हो चुका है? कांस्टेंट। सो आप P को इंटीग्रेशन साइन के क्या करोगे बेटा? बाहर लोगे, बचा इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम V1 से लेकर कहाँ तक? V2। ओके, और dV का इंटीग्रेशन V, इसलिए माइनस ऑफ P V2 माइनस V1, माइनस ऑफ P इंटीग्रेशन ऑफ D हो गया V, और फिर लिमिट डाल दिया तो V2 माइनस V1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में भी कुछ तो चेंज होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ क्योंकि अभी एक चीज़ और समझानी है आपको यहीं पर मुझे। ठीक है, क्या समझानी है कि अभी तो हमने 3 पैरामीटर निकालने, हमें चौथा पैरामीटर भी निकालना है। और कौन सा है चौथा पैरामीटर? हमारा Q। Q हमने बोला था कहाँ से निकालेंगे हम लोग? फ्लॉट से। ठीक है, तो फ्लॉट से अगर आप Q निकालोगे तो आपको डेल यू पता ही है, इक्वल्स टू Q प्लस W। डेल यू आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, W आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो आपका Q यहाँ से आ जाएगा फ्लॉट से। हाँ, अब एक चीज़ क्या समझानी थी कि आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में वो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली वो आपसे डेल्टा यू पूछ रहा है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे वो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर पूछ रहा है, कैलकुलेट द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। इनफैक्ट लास्ट सेशन में मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि कांस्टेंट प्रेशर की हीट एक्सचेंज ही एंथैल्पी होता है। उसका मैं एक और प्रूफ बता रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया हो, हीट एक्सचेंज इज कांस्टेंट प्रेशर मतलब QP हमेशा ही डेल्टा H के बराबर होगा। एक प्रूफ मैं लास्ट सेशन में जब एंथैल्पी को हमने डिफाइन करा था तब दिया था, एक और प्रूफ मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। वो प्रूफ क्या है कि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि वर्क निकालने के लिए हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम की ही ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान दें, ठीक ना, तो यहाँ पर हमें, ठीक ना, यहाँ पर हमें या डेल्टा यू निकालने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, बट हमने डेल्टा यू को प्रेशर और किसके टर्म्स में निकाला था? वॉल्यूम। तो ये चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम ही दे, हो सकता है वो केवल टेम्परेचर दे के आपसे वर्क डन पूछ ले। तो हम माइनस ऑफ PV2 को, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका सिस्टम जो है वो आइडियल गैस है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू राइट टू यूज़ द इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। अगर आप इस इक्वेशन को लगाते हो PV2 क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इट इज़ इक्वल्स टू nRT2। ठीक है, तो PV2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अपना? nRT2। और फिर PV1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? nRT1। अगेन दोनों में से कॉमन क्या निकल आएगा आपका? nR। तो माइनस साइन को मैंने बाहर रखा, ठीक है, nR भी कॉमन ले लिया और T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फार्मूले हो रहा है वर्क डन का। वर्क एक पाथ फंक्शन है, बार बार मैं समझाते चलूँगा, इस वजह से पिछली प्रोसेस आइसोकोरिक का वर्क डन का फार्मूला अलग था, इनफैक्ट वो फार्मूला था ही नहीं क्योंकि ज़ीरो था, और इस प्रोसेस का वर्क डन का फार्मूला अलग है क्योंकि वर्क अलग अलग पाथ का अलग अलग होगा। अब इससे देखिए मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ ना, मैं डेल्टा यू को, सिंस मेरा सिस्टम आइडियल गैस है तो मैं डेल्टा यू को NCV डेल्टा T लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे Q निकालना है कांस्टेंट प्रेशर वाला क्योंकि ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, प्लस W को मैंने लिख दिया इस सेकेंड फार्मूले को यूज़ करते हुए माइनस NR T2 माइनस T1 से माइनस NR डेल्टा T, और ये इधर जाके उधर, मतलब ये माइनस इधर जाके प्लस हुआ, तो आई कैन राइट कि QP विल बी इक्वल्स टू NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। अब अगर दोनों में से मैं N और डेल्टा T को कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या ब्रैकेट में बेटा? CV प्लस R, और आपको पहले ही बता चुका हूँ कि CV प्लस R इज़ नथिंग बट CP। तो नाउ यू कैन सी कि ये QP जो हो गया हमारा, इट विल बी इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, और NCP डेल्टा T ही क्या है आपका? डेल्टा H।
एन सी पी डेल्टा टी ही डेल्टा एच है। तो प्रूव हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट, है ना, अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर नहीं हो रही है बेटा तो हीट की वैल्यू कुछ अलग होगी, डेल्टा एच की वैल्यू कुछ अलग होगी। वो कितनी होगी, वो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग, लाइक लास्ट केस में क्यू की वैल्यू अलग थी, डेल्टा एच की वैल्यू अलग थी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्यू और डेल्टा एच दोनों की वैल्यू सेम हो गई है क्योंकि प्रोसेस आपकी कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। और इनफैक्ट इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं अगर आपको दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो एक्सप्लेनेशन ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी जाने वाली हीट केवल और केवल टेम्परेचर चेंज करने पर ही यूज़ होगी। वर्क डन तो कुछ हो नहीं सकता बेटा, ठीक है ना। हमेशा कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी जाने वाली हीट केवल टेम्परेचर चेंज करने में, मतलब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में यूटिलाइज होगी। बट कांस्टेंट प्रेशर पर दी जाने वाली हीट क्यों ज़्यादा होती है, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ ले तो कांस्टेंट प्रेशर पर दी जाने वाली हीट जो होगी वो इंटरनल एनर्जी को तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, साथ ही साथ वर्क डन भी होगा, इसलिए वो दोनों का सम हो जाता है, जो यहाँ से प्रूव भी हो रहा है। क्यू पी इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ये कुछ तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में गई, प्लस एन आर डेल्टा टी कुछ वर्क हो गई। तो ऑब्वियसली आपको सेम टेम्परेचर चेंज, अगर आप मान लीजिए 27 से 227 तक ही ले जाना चाहते हो टेम्परेचर को, कांस्टेंट वॉल्यूम में ले गए तो हीट आपकी कम यूटिलाइज होगी, बट कांस्टेंट प्रेशर पे ले गए तो आपका हीट ज़्यादा यूटिलाइज होगी, ठीक है। चलिए अब मैं इसके ऊपर बेटा 2-4 क्वेश्चंस के थ्रू आपको आइडिया दे दूँ, ठीक है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक। सपोज करो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस हीटेड आइसोबैरिकली, हीट कर रहे हो आइसोबैरिकली मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर, हीटेड आइसोबैरिकली सच दैट इस तरीके से हीट करा है, इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय 400 केल्विन, ठीक है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट डेल एच, डेल यू, क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस। इस प्रोसेस का चारों पैरामीटर, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल ही रहा हूँ बेटा कि आप इससे मान के चलो कि अभी मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ, है ना। हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी मैंने बोल दिया था पार्ट 1 में हम लोग फ्लॉट को डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे, और पार्ट 3 में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में जाएंगे। तो ये पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में आपको दुनिया की हर प्रोसेस के चारों पैरामीटर डेल एच, डेल यू, क्यू और डब्ल्यू को कैलकुलेट करते आना चाहिए, और वही हम सीख रहे हैं। पहला केस हमारा आइडियल गैस अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट चल रहा है। अब अगर आइसोबैरिक प्रोसेस हो गई बेटा, ठीक है ना, तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। डेल्टा यू सीधे, है ना, हीलियम गैस है। पहले चलो जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको लिखने की कोशिश करें। अगर आप सिस्टमेटिक करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ मोल्स हीलियम का गिवन मास है 20, उसको 4 से डिवाइड करा तो 5, ये मोल्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा आपको हीलियम का गामा निकालना पड़ेगा। कितना हो गया गामा इसका? मोनो एटॉमिक गैस है, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। मैंने इतना डेप्थ में थ्योरी सब चीज़ें बता दी हैं बेटा, एडवांस लेवल में भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं, बट साथ साथ ये भी बोल दिया है कि अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इनएक्टिव मान के चलना है, बिकॉज दे आर एक्टिव ओनली एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। इसलिए हमारी नॉर्मल वैल्यू सी यूज़ होंगी गामा की। मोनो एटॉमिक के लिए 5/3, डाई एटॉमिक के लिए 7/5 और पॉली एटॉमिक के लिए 4/3, ठीक है। ये हो गया बेटा गामा इसका। और डेल्टा टी, अब इसमें भी कभी कभी स्टूडेंट इतने सिंपल क्वेश्चंस में भी हो जाता है बेटा कंफ्यूज। मैं आपसे अपना पूरा 17-18 सालों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपका कंफ्यूजन न रहे, इसलिए मैं एक एक चीज़ को बिल्कुल तसल्ली से प्यार से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो 400 केल्विन है यही आपका डेल्टा टी है, ठीक है। तो इस वजह से अब अगर आप CV की वैल्यू को निकालने जाओगे,
ठीक है। और मैं ये जो चीज़ मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली समझाई है, इसको मैं न्यूमेरिकली भी प्रूव करूँगा। सी वी निकालेंगे तो एन हो गया बेटा 5, ठीक है ना। सी वी कह रहा हूँ, डेल्टा यू अगर निकालें तो एन हो गया 5, सी वी की वैल्यू आर है ना 2, मैं अभी सब कैलोरी में लेके चल रहा हूँ, 2/5/3 - 1 दैट इज़ आर अपॉन गामा -1 इंटू 400 एन सी वी डेल्टा टी। अगर T1 T2 दिया है तो T2 - T1 वाला फॉर्मूला यूज़ करो, बट डेल्टा टी दिया है तो सीधे डेल्टा टी वाला, ठीक है। तो 5 इंटू 2 तो है ही 5/3 - 1 इज़ 2/3, मतलब ये 3/2 इंटू 400, 2 आपका कैंसिल बेटा, ठीक है। 5 3 15 और 15 इंटू 4 66,000 कैलोरी, जिसे मैं लिख दे रहा हूँ 6 किलो कैलोरी। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा यू। अब डेल्टा यू आ गया तो अब आ जाओ डेल्टा एच पर। तो डेल्टा एच को मैंने बोल दिया है आइसोबैरिक इज़ द ओनली प्रोसेस जिसमें आपको चारों पैरामीटर्स की वैल्यू को निकालना है, बट उसमें भी आपका समय मैंने खूब बचाने की कोशिश कर दी है। जैसे डेल एच सीधे गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, तो इट इज़ 5/3 इंटू 6 मतलब 10 किलो कैलोरी, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस है तो जो डेल्टा एच होगा बेटा वही क्यू भी होगा, बट इसे भी मैं फिर से क्रॉस वेरीफाई में प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब पहले W की बात करें बेटा, W किस फॉर्मूले से निकालोगे, -NR डेल्टा टी से, तो N हो गया है आपका 5, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम दिया होता तो मैं यूज़ करता -P(V2 - V1)। कई बार स्टूडेंट इतने सड़े से फॉर्मूले को यूज़ करने में भी गड़बड़ कर देता है ना। तो -NR और डेल्टा टी हो गया आपका 400, ठीक है। 5 to the 10 ये -4 किलो कैलोरी, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कह रहा था आपसे कि फ्लॉट से भी हो गए हमारे चारों पैरामीटर, बट जस्ट फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन कि अगर मैं फ्लॉट से निकाल के दिखाने की कोशिश करूं कि Q आपका 10 ही आएगा, तो फ्लॉट के अकॉर्डिंग डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू व्हाट, Q + W। अब डेल U की वैल्यू है आपका कितना 6 इक्वल्स टू Q + W की वैल्यू है -4, तो इस वजह से Q आपका 6 + 4 कितना हो गया 10, हो गया प्रूफ। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को बेटा अपने माइंड में क्लियर करते हुए चलिए कि आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्चुअल डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है ना। हैं 4 फार्मूले, बट इन 4 फार्मूलों की वजह से भी स्टूडेंट्स को खूब ज़्यादा परेशानी होती है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि आपको हर साल क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ये भी मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने कैलकुलेट डेल एच, ठीक है ना, डेल यू क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस परफॉर्म बाय 1 मोल ऑफ ए, है ना। अब मोनो एटॉमिक की जगह हम लोग इसे डायटोमिक कर देते हैं ताकि आपको बस आइडिया मिल जाए, है ना। डायटोमिक आइडियल गैस, ये ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है ना। इतना सा चेंज करो, तो जैसे ही आपने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आइडिया दिया था कि ग्राफ क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि पासिंग थ्रू कहाँ पर है, ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ है। तो अब आप बोल सकते हो कि ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी, आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। इट इज़ एन आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। और आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है, डायटोमिक गैस है, तो गामा हो गया कितना 5/3, डेल्टा टी तो अभी भी आपका -300 ही है, बाकी पैरामीटर में चेंज नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू गिव यू आइडिया, ठीक है ना। क्या आइडिया देना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस अगर बदल जाए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, क्योंकि आइडियल गैस का क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा रिटर्न, ठीक। चलिए तो अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये 2 पैरामीटर्स तो हमें पता पड़ गए। अच्छा गामा फिर मैंने हटा के भी 5/3 लिख दिया, 7/5, ओके। और नंबर ऑफ मोल्स उसने 1 दे ही दिया है, तो ये भी चीज़ अच्छी हो गई। तो अब ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस में नॉर्मली जो मेरा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस पहले पहचान ली है, उसके लिए V वर्सेस T का ग्राफ स्ट्रिक्टली पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए, नहीं होता तो फिर ये ग्राफिकल ये प्रोसेस आपकी आइसोबैरिक प्रोसेस नहीं होती, और आप सीधे कैलकुलेशन चालू कर दीजिए बेटा। डेल यू इक्वल्स टू N इज़ 1 CV, सब मैं अभी कैलोरी में ही लेके चल रहा हूँ, R अपॉन
गामा -1, ठीक है ना। अब ये CV का ये फॉर्मूला भी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि स्टूडेंट्स को कईयों को तो याद ही नहीं होता बेटा, इसलिए वो थर्मोडायनेमिक्स के इतने सिंपल क्वेश्चंस भी छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो 7/5 -1 इज़ 2/5, 2 और 2 कैंसिल, ये माइनस का 1500 कैलोरी। लेकिन डायरेक्ट कर रहा हूँ अब मैं, थोड़ा सा आप भी करिएगा। 7/5 -1 इज़ 2/5, 2 2 कैंसिल, 5 को नीचे से ऊपर लेके, ये डेल यू है बेटा, ठीक है। डेल एच निकालना हो तो सीधे सीधे गामा टाइम्स 7/5 ऑफ डेल्टा यू, तो इट इज़ माइनस का 2100 कैलोरी, ठीक, और यही आपका क्यू भी है। अब बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार हमने प्रूफ कर दिया है, थ्योरेटिकली भी न्यूमेरिकली भी। तो इसलिए आइसोबैरिक प्रोसेस एक इकलौती प्रोसेस है जिनमें चारों पैरामीटर्स की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बट उनमें भी हमारा समय, क्योंकि मैं समय के ऊपर खूब ध्यान रखता हूँ बेटा ना, तो वो आपका बचना चाहिए। और अब आप चाहें तो डेल यू आपको पता है -1500, क्यू पता है -2100, ठीक है। तो प्लस डब्लू प्लॉट अगर लगा दिया आपने, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डब्लू को अब इस तरीके से कैलकुलेट करने के मैं रिवर्स प्लॉट लगा के कर रहा हूँ, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू, तो यहाँ से डब्लू की वैल्यू प्लस 600 कैलोरी। हर बार क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा सा अपना दिमाग भी दौड़ाएं कि साइन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डब्लू प्लस का आ रहा है इस केस में, डब्लू प्लस का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हमने आपसे पहले ही बता दिया था बेटा कि वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव साइन देना है, दैट इज़ एक्सपांशन वर्क, और वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कॉम्प्रेशन वर्क, उसे पॉजिटिव साइन देना है। ये अपने आप ही पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन वॉल्यूम भी कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब कॉम्प्रेशन, और कॉम्प्रेशन का वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा। इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो कैलकुलेट फ्रॉम -n इज़ 1, आर कैलोरी में ही निकाल रहा हूँ अभी मैं, तो 2 जूल आ जाए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस 25/3 रख देना और कोई टेंशन नहीं है 2 की जगह, ठीक है ना। इनटू डेल्टा टी, मैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ से भी आपका साइन और वैल्यू दोनों सेम आएंगी, है ना। पहले हमने Q को क्रॉस वेरीफाई करा था, अब W को क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ। वर्सेटाइल अप्रोच जितनी होगी फ़ायदा आपका ही होगा। तो -1 × 2 × -300 इट इज़ इक्वल्स टू प्लस का 600 कैलोरी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी बेटा नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है, ठीक है ना, इसको भी अगर हम लोग कर लें, ठीक है। चलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, 4 क्वेश्चन मैं इसके ऊपर भी बता देता हूँ। चौथा क्वेश्चन तो ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, है ना। तो 2 क्वेश्चन बस मैं और बता दे रहा हूँ आपको, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम हमारी आइसोथर्मल और एडियाबेटिक पे चलने की कोशिश करेंगे, है ना। अब पूरा क्वेश्चन सेम है हमारा वापस। कैलकुलेट डेल एच, डेल यू, क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस परफॉर्म बाय 1 मोल ऑफ ए नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस। और अब जो उसने दे दिया है आपको, है ना, वो दे दिया है किसकी वैल्यू आपको, P वर्सेस V का ग्राफ दिया है, और ये ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ गिवन है, ठीक है ना, जिसका प्रेशर है 10 बार में। वर्सेटाइल अप्रोच की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ। और वॉल्यूम आपका लीटर में ही है, 20 और 120। एग्रीड। आपसे कह रहा है कैलकुलेट Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है, और परफॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस। अब जैसे ही हमें क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये सब तो मैं थोड़ा सा बस आपका समय इसलिए ले रहा हूँ 2 मिनट एक्स्ट्रा, कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि हर क्वेश्चन में करना क्या है। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1, ठीक है। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है तो गामा हो गया कितना आपका 4/3, ठीक है। अब बस 2 ही पैरामीटर हमें गिवन है। अब W कैसे निकाले बेटा? W के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं बेटा। अगर PV ग्राफ में कर्व दे दिया है और प्रोजेक्शन V एक्सिस पे लोगे तो हम बात कर चुके हैं कि एरिया अंडर द कर्व किसे डिनोट करता है, वर्क डन। तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ है कितनी 10, विड्थ कितनी है 100, ठीक है। साइन मैंने पहले ही बोला है
ठीक है ना। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो आपको बता चुका था, साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव। बट अगर सिंगल प्रोसेस है तो एक्सपांशन हो रहा है कि कॉम्प्रेशन इतना चेक करना पड़ेगा, एरो आगे की तरफ जा रहा है दैट मीन एक्सपांशन, इसलिए माइनस साइन। ठीक है, बार लीटर है, इसमें भी केयरफुल रहना, इंटू 100 कर दें ताकि ये जूल में आ जाए। मतलब आपके लिए जो W की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई है ना, माइनस का 100 किलो जूल। सर अब बाकी पैरामीटर्स कैसे निकालें? बड़ी आसानी से निकाल सकते हो बेटा। बेसिकली W अभी मैंने आपके सामने लिखा, वर्सेटाइल अप्रोच का मीनिंग ये, W क्या है, माइनस एन आर डेल्टा टी, ठीक ना। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ किसकी, माइनस एन आर डेल्टा टी। हमें समय का तो खूब ज़्यादा ध्यान रखना है बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद न्यूमेरिकली अप्रोच कि कैसे करना है। तो ये माइनस एन आर डेल्टा टी हुआ। अब अगर आपको डेल यू चाहिए तो एक्चुअली आपके लिए डेल यू का क्या फॉर्मूला है, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 ही तो है। तो आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मेरी अप्रोच अलग थी जो मैंने अभी जस्ट आपके सामने रब करा है आइसोकोरिक प्रोसेस का, बट आइसोबैरिक में मैंने अप्रोच बदल दी क्योंकि मुझे मल्टीपल अप्रोचेस भी समझानी है आपको। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ तो आपके सामने एन आर डेल्टा टी की वैल्यू सीधे सीधे 100 पता पड़ गई, माइनस माइनस हटा दोगे बेटा तो एन आर डेल्टा टी 100 हो गया। तो इससे आपका सीधे सीधे डेल यू ऊपर तो हो गया 100, नीचे 4/3 माइनस 1 दैट इज़ 1/3 मतलब 300 किलो जूल। और प्रूव भी हो रहा है बेटा कि डेल यू पॉजिटिव साइन का होना चाहिए, है ना। क्यों होना चाहिए पॉजिटिव साइन का? क्योंकि आप देख रहे हो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और हम लोग बात कर चुके हैं कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, इट इज़ ए फंक्शन, है ना, इट इज़ द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गैस की, ठीक है ना, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी आपका, बढ़ेगी, वो बढ़ रही है, पॉजिटिव साइन। और एक बार डेल एच आ गया बेटा तो फिर डेल यू आ गया तो डेल एच के लिए तो एक ही फार्मूला है, गामा दैट इज़ 4/3 इंटू डेल्टा यू, तो इट इज़ 400 किलो जूल। और आइसोबैरिक प्रोसेस है तो जो डेल्टा एच होगा वही क्यू होगा, है ना। इनफैक्ट आप बार बार इसे QP लिखें तो अच्छा ही होगा। भाई मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, फील आ रहा है कि क्या है थर्मोडायनेमिक्स का पावर, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल इजी लूसिड वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, चीज़ों को डाइजेस्ट हो रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखने में भले आपको ईजी लग रहे हैं क्योंकि आपके सामने जो खड़ा है वो आपको उतना ईजी वे में एक्सप्लेन भी कर रहा है, बट ये क्वेश्चंस अगर JEE में आते हैं तो इन्हें टफ लेवल के क्वेश्चन ही माना जाएगा। एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आइसोबैरिक का बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन एक एक प्रोसेस के सफिशिएंट है बेटा, ठीक है ना। मान लीजिए आप इसी को लैंग्वेज में दे दें 200 किलो जूल ऑफ वर्क, है, और स्टूडेंट लैंग्वेज में आते ही छोड़ देता है, ग्राफ में भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। 200 किलो जूल ऑफ वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय अ fixed amount of a diatomic ideal gas, है ना। 300 किलो जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म बाय अ फिक्स अमाउंट ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस, ठीक है ना, during its expansion against constant external pressure, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बेटा, मैं तो प्रैक्टिस के लिए आपको हर प्रोसेस में चारों पैरामीटर करा रहा हूँ, बट अब मैं क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में चारों पैरामीटर ही पूछे। 200 किलो जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म बाय फिक्स अमाउंट ऑफ अ डायटोमिक आइडियल गैस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। आपसे कह रहा है कैलकुलेट हीट एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितनी हीट एक्सचेंज हुई है वो निकाल। बी केयरफुल, जब मैं हीट एक्सचेंज बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो साइन
अगर आप हीट रिलीज़ है ना हीट एक्सचेंज बोल रहे हो तो हीट एक्सचेंज अगर 20 किलो जूल है तो हीट रिलीज़ अगर हो रही है तो उसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते वक्त -20 लिखोगे, और हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो आप उसे +20 लिखोगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसमें मैं केवल यहाँ से खड़े होकर आपको समझा सकता हूँ, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते वक्त वैल्यू आपको रखनी है। तो हीट एक्सचेंज में कोई साइन की ज़रूरत नहीं उठा है ना, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। मैंने कई बार ऑब्जर्वेशन देखा है कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली हीट एक्सचेंज इन द प्रोसेस, अगर उसने कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोल दिया है तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का हीट एक्सचेंज मतलब QP, और QP मतलब क्या बेटा, QP मतलब NCP डेल्टा T, है ना। इसलिए वर्सेटाइल अप्रोच बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हमें हमेशा एक ही चीज़ याद रह जाए कि डेल एच को हमेशा गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू से निकालना है। अब डेल्टा यू क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, बट हम पहले डेल्टा यू ही निकालने बैठ जा रहे हैं और टाइम खोटी कर रहे हैं। इसलिए हर चीज़ क्लियर होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है डेल्टा टी नहीं पूछा है तो हम ज़बरदस्ती, मतलब डेल्टा यू नहीं पूछा है तो निकालें। हमें पहला लॉजिक की हीट एक्सचेंजेस कांस्टेंट प्रेशर मतलब QP पूछा है, दैट इज़ NCP डेल्टा T, और CP की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं गामा R अपॉन गामा -1, तो गामा अपॉन गामा -1 को मैंने अलग कर लिया, इनटू हो गया ये क्या, NR डेल्टा T। एग्रीड। और अभी मैंने ऊपर जो क्वेश्चन कराया है बेटा, ये उसी का पार्ट है कि W, बी केयरफुल, 200 किलो जूल ऑफ वर्क इज़ परफॉर्म्ड, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम में, इसलिए मैंने माइनस साइन के साथ लिखा है। और आइसोबैरिक प्रोसेस हो गई क्योंकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला है, तो इट विल बी इक्वल्स टू -NR डेल्टा T, मतलब यहाँ से आपको डेल्टा T की जो, सॉरी डेल्टा T कह रहा हूँ, यहाँ से आपको जो NR डेल्टा T की वैल्यू पता पड़ी, ठीक है ना, वो 200 किलो जूल है। ठीक है, ये पता पड़ गया। और बस इसी को आप अपना, ठीक है ना, QP दैट इज़ डेल्टा H इसमें पुट कर दो। डाई एटॉमिक गैस बोली है तो गामा कितना हो गया बेटा, 7/5, तो ऊपर 7/5, नीचे 7/5 -1, ठीक है ना, इंटू NR डेल्टा T की वैल्यू 200, ठीक है। तो ऊपर से 7/5, नीचे 7/5 -1 मतलब 2/5, 5 कैंसिल, इट इज़ 7/2 इंटू 200, इसलिए हमारा आंसर हो गया प्लस का 700 किलो जूल। आर यू गेटिंग माई आइडिया, ठीक है ना। तो आपका QP और डेल्टा H। अब प्रैक्टिस के लिए भले घर में आप डेल्टा यू भी निकालिए, बट अप्रोच जरूर है ना, डेल्टा यू भी निकाल ही सकते हो, इट इज़ NR डेल्टा T अपॉन गामा -1, ठीक है। NR डेल्टा T की वैल्यू तो 200 पता ही है आपको, और नीचे से गामा -1 इस 2/5, तो वो 500 किलो जूल हो जाएगी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरीके से आपको आज के सेशन में मैंने आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस का आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट सेशन में अब मैं यहीं से आगे बढ़ाते हुए आइसोथर्मल और एडियाबेटिक पे चलूँगा, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक है ना। और क्यों है इम्पॉर्टेंट वो नेक्स्ट क्लास में तो फील हो ही जाएगा, बट अगर मैं 1 मिनट का रफ आइडिया दे दूँ कि नॉर्मली हम लोग आइसोबैरिक या आइसोकोरिक के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं पढ़ते हैं बेटा, बट आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के लिए मैंने स्पेशली नोट्स में, थ्योरी में सब चीज़ें लिखाई हैं कि ये प्रोसेस आते ही आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी बात करनी पड़ेगी फॉर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तब थोड़ा सा हमारी कहानियाँ और चेंज होंगी, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको डाइजेस्ट हुआ होगा। अब आपको फील हो रहा होगा कि इतना जो हमने 5-6 टर्न शुरू में थ्योरी में लगाए हैं वो वेस्ट नहीं गए बेटा ना, हमारा पूरा बेस इतना बन चुका है, हमें एक एक चीज़ इतनी क्लियर है, और इनफैक्ट हर चीज़ हमें 2-2, 3-3 बार सुनने को मिल रही है, तो हमें चैप्टर की ईजी अंडरस्टैंडिंग होने में काफ़ी आसानी होगी। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।